दोस्तों, आज के इस लेक्चर का विषय है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, जिसको हम हिंदी में गुणात्मक प्रविधि का भी नाम दे सकते हैं। हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में क्वालिटेटिव मेथड्स को लेके काफ़ी भ्रांतियां हैं और प्रायः हमारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जब हमारे वेरिएबल्स क्वालिटेटिव हों तब हम क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज का यूज़ करते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का अध्ययन एक चीज़ है और क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी एक दूसरी चीज़ है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को आप पॉजिटिविस्टिक फ्रेमवर्क में भी एनालाइज कर सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स में ऐसी तमाम प्रणालियाँ हैं, तमाम विधियाँ हैं जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स से डील करती हैं। क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, जब हम मेथड्स नहीं मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है और मैं कुछ पीपीटीज के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी क्या है। अगर मैं एक दो वाक्यों में कहूँ तो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी का अर्थ है कि शब्दों का विश्लेषण करना। यहाँ पर हम अंकों का उपयोग नहीं करते अपनी शोध में या अपने शोध प्रणालियों में हम अंकों का प्रयोग न करके जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी बनती। और ये शब्द आते कहाँ से हैं? ये शब्द आते हैं हमारे रेस्पोंडेंट से, हमारे उत्तरदाताओं से, हमारे सब्जेक्ट से। जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे होते हैं उस क्षेत्र के निवासियों से, उस समुदाय विशेष से और उनसे आए हुए शब्दों का विश्लेषण करने का न केवल एक अलग तरीका है बल्कि यहाँ ये भी मान्यता है कि हम उन शब्दों के विश्लेषण से किसी सार्वभौमिक समाजशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक नियम की खोज नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम उन शब्दों को समझने जा रहे हैं जो कि हमारे रेस्पोंडेंट्स या हमारी कम्युनिटी या हमारे ग्रुप से निकल के आए हैं। उन शब्दों के अर्थ क्या हैं और उन शब्दों के अर्थ एक विशेष परिवेश में, एक संदर्भ में या हमारे जो रेस्पोंडेंट्स हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो जिन संबंधों संदर्भों के अंतर्जाल में स्थित हैं, उन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए हम उन शब्दों के उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट्स या अपने रेस्पोंडेंट्स के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना चाहते हैं और हम ये मानते हैं कि उनका दृष्टिकोण उनके संदर्भों और उनके संबंधों और उनकी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा होता है। तो मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आशा है कि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी को जानने के लिए मेरा ये प्रस्तुतिकरण आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, गुणात्मक प्रविधि, पहली बात तो ये कि हम गुणात्मक प्रविधि और गुणात्मक प्रणाली में भेद करते हैं। गुणात्मक प्रविधि का अर्थ है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, जबकि क्वालिटेटिव मेथड्स का अर्थ है गुणात्मक विधि। हम विधि नहीं, प्रविधि के अंतर्गत आज बात कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि जो गुणात्मक प्रविधि है उसको समझाना और उसके लिए किन किन विधियों का सहारा हम लोग ले सकते हैं। मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी अलग चीज है। वो गुणात्मक चर राशियों या अस्थिरांकों पर उपलब्ध आंकड़ों को विश्लेषित करने के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है, लेकिन यहाँ हम सोशल साइंसेज में क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है निर्वाचनात्मक निष्पादन।
The aim is to develop logic and art of conducting interpretive research. रिसर्च जो इंटरप्रेटिव है, निर्वचनात्मक है, फोकसिंग ऑन द मीनिंग्स ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, जो हमारे रेस्पोंडेंट कहते हैं उसका अर्थ उनके लिए क्या होता है, उसका अर्थ हमारे लिए क्या होता है वो एक बात है, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका अर्थ उनके लिए क्या होता है, और ये अर्थ किस तरह से एक संदर्भ विशेष का हिस्सा होते हैं। ये है निर्वाचनात्मक निष्पादन। मैंने इस लेक्चर के लिए बहुत सारी जगहों से सामग्री एकत्रित की है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि मूल रूप से और प्रमुख रूप से क्वालिटेटिव मेथड, फील्ड वर्क आदि को प्रयोग में लाते रहे हैं। उसके अलावा सोशियोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, मार्केट रिसर्चर्स हैं। आजकल तो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी लगभग हर उस जगह जहाँ की किसी भी डिसिप्लिन के सोशल साइंटिस्ट काम करते हैं काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई है, जिसको हम पोस्ट मॉडर्न थॉट कहते हैं, ये बात समझ में आ गई है पोस्ट मॉडर्न थॉट से कि चीज़ों के न कुछ ऐसे आवश्यक नियम हैं जो सभी देश काल परिस्थिति से उठ के सभी देशों के लिए, सभी समयों के लिए और सभी संदर्भों के लिए लागू होते हैं। ऐसे यूनिवर्सल कोई मानव व्यवहार के, समाज के, मनोविज्ञान के, मार्केट के नियम नहीं हो सकते। दोस्तों, इसके लिए ये एक किताब जो मैं प्रमुख रूप से प्रयोग में ला रहा हूँ वो है सारा ट्रेसी की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। तो जो स्टूडेंट्स और गहराई में जाना चाहें और क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी के बारे में और कुछ जानना चाहें वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो एक क्लासिकल बुक है डेंजिन और लिंकन, द हैंडबुक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। और ग्लेसर और स्ट्रॉस का काम है, ये किताब है उनकी सन 67 की, द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, स्ट्रेटजीज फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। सभी क्वालिटेटिव रिसर्चर्स इसको रेफर करते हैं। और दूसरा उनका एक आर्टिकल है कॉर्बिन और स्ट्रॉस का ग्राउंडेड थ्योरी पे, और क्लीनमैन का काम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रसिद्ध, जैसे कि कैथी चार्मर्स, उसका काम क्वालिटेटिव रिसर्च पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप उसके वर्क को भी आप पढ़ना चाहिए। जितना आपके पास समय है उसको देखते हुए आप इसको भी पढ़ें। देखिए दोस्तों, किसी भी शोध कार्य में 3 तरह के दार्शनिक प्रश्न उपस्थित होते हैं। एक तो सत्तामूलक मान्यताएं या ऑन्टोलॉजिकल असम्पशंस, दूसरे ज्ञान मीमांसीय मान्यताएं या एपिस्टेमोलॉजिकल, और तीसरे है एक्जियोलॉजिकल या मूल्य मीमांसा। कहने का मतलब यह है कि आपकी सत्य के बारे में क्या धारणा है। जो प्रत्यक्षवादी या तथ्यवादी या पॉजिटिविस्ट हैं उनकी मान्यता होती है कि मानव का व्यवहार और समाज कुछ निश्चित नियमों के अनुसार चलते हैं, और हम आंकड़ों का और गणित का सहारा लेकर उन निश्चित नियमों, उन सार्वभौमिक निश्चित नियमों की, जैसे कि न्यूटन के नियम हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन का नियम है, जैसे रसायन विज्ञान के नियम हैं, इस तरह के हम सार्वभौमिक नियमों को जान सकते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव या गुणात्मक प्रविधि है, इसकी मान्यता ये होती है कि कुछ भी सार्वभौमिक नहीं है और हम सबके अलग अलग सत्य हैं, और क्या सही है ये व्यक्ति पर, उसके बायोग्राफिकल सिचुएशन पर, उसके कंडीशंस पर, उसकी परिस्थितियों पर, उसके संदर्भों पर और संबंधों और समूहों के उस संजाल में जिसमें कि वो पाया जाता है या पाई जाती है, उस पर निर्भर करते हैं। और ज्ञान मीमांसीय भी एक मान्यता ये है
कि हम किसी भी मेथोडोलॉजी, किसी भी प्रविधि के द्वारा कभी भी सत्य को नहीं पा सकते, बल्कि जो सत्य का जो निर्माण होता है वो हमारे और रेस्पोंडेंट्स के द्वारा मिलकर, उसको आप सह निर्माण कह सकते हैं, सह निर्माण होता है। तो जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो हमारे शोध के निष्कर्ष हैं, वो एक तरह से हम न केवल परिस्थिति या क्षेत्र या समुदाय के बारे में कुछ बताते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरह से वो आउटकम है, वो परिणाम है रिसर्च और फील्ड के इंटरेक्शन का। मतलब कहने का ये कि वो न केवल सच्चाई किसी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त सच्चाई पर निर्भर करते हैं, बल्कि वो रिसर्चर की बैकग्राउंड, रिसर्चर के चिंतन, रिसर्चर के दृष्टिकोण, रिसर्चर की सोच पर भी निर्भर करते हैं। तो ये ज्ञान मीमांसा की बात है। मूल्य मीमांसा का अर्थ यहाँ ये है कि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी में हम किसी सार्वजनिक नियमों की तलाश ना करके हम कुछ ऐसा आचरण करते हैं जिससे कि जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं या हमारे सब्जेक्ट्स हैं या हमारी कम्युनिटी है, वो संसार के जिन चैलेंजेस को फेस कर रही है, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए और मजबूत हो सके। हीलिंग एंड कोपिंग, उनका उपचार हो सके और उनका सामना कर सके। जैसे कि कहीं भूकंप में फंसे हुए लोग हैं, HIV से अफेक्टेड लोग हैं, या गरीब लोग हैं, या स्लम्स में रहने वाले हैं, या माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वो लोग जो कि किसी प्रकार की मार्जिनैलिटी का शिकार हैं, वो अपनी समस्याओं का, या बीमार लोग हैं, वो अपनी समस्याओं का कैसे उपचार कर सकते हैं और कैसे उसका सामना कर सकते हैं। तो ये उपचार और सामना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की एक प्रमुख देन, मैं इसको कहूँगा एक प्रमुख देन है। और यहाँ हम लोग बिल्कुल भी हमारी एम्बिशन, हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि हम किसी सार्वजनिक नियमों को तलाश कर पाएंगे मानव व्यवहार के। और इसमें एक प्रतिच्छेदन दृष्टि या इंटरसेक्शनैलिटी की बात है जो महिलावाद से निकल के आई, जो ये बताती है कि किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय की परिस्थिति और उसका व्यवहार और उसकी समस्याएं और उन समस्याओं का क्या उपचार हो सकता है, ये सब बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, किसी एक दो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। तो महिलाओं की जो समस्या है वो कोई व्यापक नहीं है, सारी महिलाओं की एक जैसी समस्या नहीं है। वो किस देश की है, किस वर्ग की है, किस जाति या धर्म या रेस की है, पढ़ी लिखी है, बेपढ़ी लिखी है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, इन सारी चीज़ों पर उसकी समस्याएं और उनके संभावित उपचार निर्भर करते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च की शुरुआत तो पहले एंथ्रोपोलॉजी से आई, हिस्ट्री और कल्चर की स्टडी में, जिसमें बोआस ने कहा है कि जो तब तक का प्रचलित इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क था एंथ्रोपोलॉजी में और रेशियल फ्रेमवर्क था, उसको रिप्लेस करके, उसको विस्थापित, उसको स्थानापन्न करके उसने ये कहा कि नहीं, जो हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक समझ है और जो कल्चर या सांस्कृतिक समझ है चीज़ों की, उसके माध्यम से ही मनुष्य के ऊपर हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मनुष्य के व्यवहार और उसकी सोच को देख सकते हैं। इसके पीछे कोई रेशियल फैक्टर्स नहीं है, इसके पीछे कोई इवोल्यूशनरी सिद्धांत नहीं है। फिर साइकोलॉजी में उसने बेनेडिक्ट और मीड वगैरह को प्रभावित किया, जिन्होंने कल्चर, संस्कृति और व्यक्तित्व के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया। उसके बाद इस समाजशास्त्र में आई क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, जिसमें ये कहा कि लोगों की दुनिया, उनकी समस्याएं, उनके विचारों को उनके दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। एमिक व्यू, एमिक, एटिक,
सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सत्य की एक अमूर्त कल्पना और सत्य को जानने की गणितीय सूत्र, इन सब को नकार के लोगों के दृष्टिकोण से चीजों को समझना, एमिक पर्सपेक्टिव, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रमुख विषय रहा है। इकोनॉमिक्स में भी आजकल क्वालिटेटिव की बात हो रही है, मार्केट रिसर्च में हो रही है। एक्चुअली जहां भी हम लोगों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहते हैं, ज्योग्राफी में, जर्नलिज्म में, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है तो सस्टेन जो पॉजिटिविस्ट हैं वो कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेजर्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब बातें हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, आपने ये शब्द सुना होगा कि आज जब हम अ, कोयले पे आधारित बिजली के उत्पादन को कम करके, ताकि ग्रीन हाउस एमिशंस कम हो सके, उनकी जगह हम सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक और पवन ऊर्जा आदि की तरफ या रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप पुराने लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी मजदूरी जा रही है, उनको विस्थापित होना पड़ रहा है। और तो ऐसा क्या किया जाए, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन में ये शामिल होगा कि ऐसा क्या किया जाए कि उनकी समस्याओं को कम किया जा सके। और ऑब्वियसली ये काम मैथमेटिकल तरीके से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें उनके इंस्टीट्यूशंस को समझना पड़ेगा, उनमें एम्प्लॉयमेंट के पोटेंशियल्स क्या हैं उसको समझना पड़ेगा, उनकी सोशल कैपिटल या सामाजिक पूंजी को समझना पड़ेगा, और वहाँ जो काम कर रहे स्वैच्छिक संस्थान हैं, जो विकास के ऑर्गेनाइज संगठन हैं, विकास संगठन हैं, श्रमिक यूनियन है, स्टेट या राज्य है, ये सब उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसके लिए हम क्वालिटेटिव इंटरव्यूज, वर्कशॉप्स, मीटिंग, फेस टू फेस डिस्कशन, इन सब के माध्यम से ही, और वो क्वालिटेटिव मैथोलॉजी से ही संभव हो सकता है। क्वालिटेटिव मैथोलॉजी की कुछ प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो गेस्टाल्ट या समष्टि, चीजों को संपूर्णता में समझना, उनको अलग अलग करके नहीं और संपूर्णता में समझना। ये एक ऐसा जर्मन शब्द है कि जिसका आसानी से हिंदी या किसी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सबसे समीप का अर्थ होगा वो होगा किसी वस्तु का पूर्ण रूप में प्रत्यक्षीकरण करना, न कि भागों में। जैसे आप एक चित्र को देखें, इस चित्र में आपको अगर कोई पूछे कि चित्र में क्या बना हुआ है, तो आपको इसमें टू फेसेस भी दिख सकते हैं, दो चेहरे भी दिख सकते हैं, एक वेश भी दिख सकता है, या दोनों भी दिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कि ये क्या है। ये कहना मुश्किल है कि ये क्या है, ये क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। ये तो पॉजिटिव तथ्यवादियों या प्रत्यक्षवादियों के लिए है ये सब काम करना। जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं वो ये कहेंगे कि अमुक व्यक्ति या अमुक समुदाय या अमुक क्षेत्र के दृष्टिकोण से चीजें ऐसी हैं। फिर तो क्वालिटेटिव मैथोलॉजी की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि हम उसमें एक किस्म के आंकड़ों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि जो भी उपलब्ध सामग्री है, विभिन्न प्रकार की सामग्री, विभिन्न प्रकार का डेटा, उनको मिश्रित करते हैं या ट्रायंगुलेशन करते हैं। और हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं क्वालिटेटिव मैथोलॉजी में। जैसे हम किसी समुदाय का, किसी जनजाति समुदाय का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहाँ हम जाएंगे, पहले तो उनसे रैपो इस्टेब्लिश करेंगे, उनके साथ ऐसे संबंध बनाएंगे कि जिससे वो कंफर्टेबली, सुविधापूर्वक, आसान, सरलता से हमसे बातचीत कर सकें और अपने बारे में बता सकें, अपने त्योहारों, अपने संगठन, अपनी संस्थाओं, अपनी राजनीति, अपनी आर्थिक परिस्थितियां, समस्याएं, आपदाओं के बारे में खुल के बात कर सकें। और उसके बाद हम फिर विशिष्ट विषयों की तरफ आते हैं। अगर हो सकता है कि हम ये अध्ययन करने जाएं कि वहाँ पर जो नक्सलवाद की क्या चुनौती है, लेकिन हम शुरुआत नक्सलवाद से नहीं करेंगे, शुरुआत हम सामान्य विषयों से करेंगे। तो ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना, जिसको कि अंग्रेजी में फनल मेटाफर, फनल का रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है, तो वो क्वालिटेटिव मैथोलॉजी को दिखाता है।
इसके अलावा सेंसिटाइजिंग कंसेप्ट्स, जो क्वालिटेटिव मैथोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो एक वैल्यू न्यूट्रल, मूल्यों के प्रति उदासीनता या डिस्पैशनेट या आउटसाइडर, एक बाह्य व्यक्ति या एक वैज्ञानिक या समाज वैज्ञानिक जो जिसका कि कोई भी पक्ष नहीं है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, इस तरह से हम चीजों को नहीं देख सकते। हम हमेशा चीजों को देखते हैं किसी लेंस के माध्यम से, का लेंस, और हम ये स्वीकार करते हैं, क्वालिटेटिव मैथोलॉजी में हम ये स्वीकार करते हैं, बड़ी बात है हम स्वीकार करते हैं कि हम किसी खास लेंस से देख रहे हैं। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस कॉलेज के प्रबंधन को नारीवादी ताल से अध्ययन करना चाहती हूँ, तो क्लियर हो गई बात कि मैं एक कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रही हूँ और इसको मैं फेमिनिस्ट या नारीवादी लेंस से देखना चाहती हूँ। कुछ क्वालिटेटिव कंसेप्ट्स हैं, महत्वपूर्ण कंसेप्ट। एक तो है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, जिसको मैंने हिंदी में लिखा आत्म सजगता। मानी ये कि मुझे मालूम है कि मेरी जो फाइंडिंग्स है, मेरे जो निष्कर्ष है, मेरे जो शोध के परिणाम हैं, वो मेरी परिस्थिति, मेरे लेंस, मेरे व्यू पॉइंट, मेरी बैकग्राउंड, मेरे पॉजिटिविस्टिक, एपिस्टेमोलॉजिकल, एक्जियोलॉजिकल असम्पशंस, मेरी फिलॉसफी और जिन सामाजिक संबंधों के जाल में मैं रहता हूँ, उससे किस तरह से प्रभावित होते हैं। तो अपनी फाइंडिंग्स को अपने परिप्रेक्ष्य में रख के देखना, ये देखना संभव होना, ये क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की विशेषता है। और अर्थों को, व्यवहार को संदर्भ से जोड़ के देखना, और थिक डिस्क्रिप्शन, माने ये थिक डिस्क्रिप्शन का अर्थ यही है कि चीजों को उनके संदर्भ में देखना। तो एक तो ये कि व्यवहार, मानव का व्यवहार कैसा है, और उस व्यवहार के पीछे उसका संदर्भ किस तरह से, उस संदर्भ के अनुसार उसका व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है, इसका अध्ययन करना, वो थिक डिस्क्रिप्शन हुआ। तो जैसे अगर हम उदाहरण के माध्यम से लें कि लोग, कई जगह आपको मिलेगा कि गांव के रहने वाले, नदियों के किनारे रहने वाले लोग, जबकि हमें मालूम है कि नदियों का जल प्रदूषित हो चुका है, उसी प्रदूषित जल को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यहाँ तक कि पीने के लिए भी प्रयोग में ला रहे हैं। तो क्या ये उनका अज्ञान है? एक बाहरी व्यक्ति तो कह सकता है कि ये उनका अज्ञान है और उनको समझाना चाहिए कि ये पानी पीने लायक नहीं है, और उनको किस तरह से इस पानी का ट्रीटमेंट या उपचार करना चाहिए पीने के पहले। लेकिन थिक डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कि कुल मिला के मनुष्य इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है कि उन्हीं नदियों का पानी बिना किसी ट्रीटमेंट, बिना किसी उपचार के वो पी रहा है। उसका दर्शन क्या है, उसकी परिस्थितियां क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। जो इसकी जड़ें हैं क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की, वो इन दर्शनों में पाई जा सकती हैं। फिनोमेनोलॉजी या व्यक्तिपरक अर्थवाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जिसको मैंने हिंदी में कहा है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। वेबर वो पहला समाजशास्त्री था जिसका नाम लिया जाता है कि मनुष्य के व्यवहार, उसके कर्म को उसके कर्तृत्व को समझने के लिए हमें उसकी सब्जेक्ट या उसकी अपनी निजी मीनिंग्स या उसके भाव, उसके अर्थ समझने होंगे। फिर वो मीड और ब्लूमर ने इस तरह की विचारधारा में और सहयोग किया। इथनोमैथोलॉजी या जन विज्ञान, जो ये मानता है कि किसी भी चीज के बारे में जानने समझने का जो कार्यक्रम है, वो कुछ जन रीतियों, कुछ वहाँ के संदर्भों और वहाँ की सभ्यता संस्कृति से निकल के आता है, और वो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अर्थपूर्ण होता है।
हो सकता है वो दूसरे समुदाय या दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए अर्थपूर्ण ना हो। कंस्ट्रक्टिविज्म, जो इसी बात को कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावादी सिद्धांतों के माध्यम से कहा है। संदर्भ और व्यवहार का संबंध, और सीकिंग मीनिंग्स बोथ रेस्पोंडेंट्स एंड रिसर्चर्स, प्रतिवादी और स्वयं दोनों के भावों अर्थों का सम्मिलित अध्ययन करना। तो जब एक क्वालिटेटिव शोधकर्ता लोगों के अर्थों को समझने की कोशिश करता है, उनके शब्दों को, उनके अर्थों को समझने की कोशिश करता है, तो साथ साथ ही वो अपने भावों, अपने अर्थों और अपने स्वार्थों, अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और अपनी विचारधाराओं, उसके अपने दिमाग में क्या चल रहा है और उस किन लेंसेज से वो चीज़ों को देख रहा है, इसके बारे में भी वो चिंतन करता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में शामिल हैं आत्मबोध, संबंध, संस्कृति, संगठन और आभासी संदर्भ। आभासी संदर्भ मैंने यहाँ इसलिए लिखा वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट कि हम इंटरनेट डेटा का उपयोग करके भी समुदाय या समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेम संबंधों के बारे में अध्ययन करना चाहें तो आप फेसबुक, माई स्पेस, ई हारमोनी, मैच.com आदि आदि पर जो सामग्री उपलब्ध है उस सामग्री को प्रयोग में ला सकते हैं। कोपिंग एंड हीलिंग, मुकाबला और उपचार। मुकाबला कर क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज करने वाला ये मानकर चलता है कि मेरे शोध का लोगों की समस्याओं के उपचार में योगदान हो सकता है और होना चाहिए। फिर फील्ड डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। फील्ड ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। जो लोग फील्ड वर्क करते हैं वो जानते हैं कि कैसे फील्ड में नेगोशिएट करते हैं, उनकी लोगों की इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्राप्त करते हैं, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जेक्ट, ये सब क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। मेंटेनिंग डायरी, फील्ड नोट लिखना। फील्ड नोट कैसे लिखेंगे, कहाँ पे, कैसे हम जब अपने कार्यालय को वापस आएंगे और डेटा को एनालाइज करेंगे, नैरेटिव्स को एनालाइज करेंगे, कथा और उनके नैरेटिव्स को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये बात उन्हीं ने कही थी या हमने उसका सार अपने शब्दों में लिखा। तो इन दोनों को इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमें कुछ सिंबल, साइंस का सहारा लेना होगा। तो कुछ चिन्हों का सहारा हमको लेना होगा और reflections on how field workers point of view affect the data. रिसर्च प्रोसेस आप जानते हैं कि एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक सैद्धांतिक ढांचा, फिर रिसर्च डिजाइन, शोध की रीति, न्यायादर्श, सैम्पलिंग। यहाँ पर हम किसी गणितीय सूत्र का इस्तेमाल करके पहले से सैंपल साइज या नेचर ऑफ सैंपल, प्रकृति, न्यायादर्श की प्रकृति नहीं बनाकर चलते, बल्कि हम इसमें जिसको कहते हैं कि थ्योरेटिकल सैम्पलिंग या सैद्धांतिक न्यायादर्श, उसका उपयोग करते हैं। फील्ड में जाते हैं और अध्ययन करते रहते हैं। अध्ययन ही हमको ये बताता है कि कितना बड़ा नमूना हो, कितना बड़ा न्यायादर्श हो, किस प्रकार का न्यायादर्श हो और कब तक हम काम करते रहें। कुछ लोग क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी में फोकस ग्रुप का भी काम करते हैं। ये भी एक मेथड है। तो जैसे फील्ड वर्क एक मेथड है, ट्रायंगुलेशन एक मेथड है, फोकस ग्रुप एक मेथड है। फोकस ग्रुप में उसकी योजना बनाना, कैसे लोगों तक पहुंचा जा सके, कितने लोग एक बार में शामिल हों, किस तरह के लोग शामिल हों, और फिर उनकी बातों को कैसे रिकॉर्ड किया जाए और हम उन्हीं की बातों को समझने की कोशिश करें और किसी एक दिशा विशेष में अपने कमेंट्स, अपनी टिप्पणियों या अपने प्रस्तुतिकरण से उनके विचारों, उनके प्रस्तुतिकरण को न मोड़ दें, और साथ में उनका मूल्यांकन ना करें। ये ना करें कि ये लोग सही हैं, गलत हैं, ये बात इसलिए कही जा रही क्योंकि ये लोग अनपढ़ हैं। नहीं, जैसा वो कह रहे हैं उसको स्वीकार करें और
उसके पीछे छुपी हुई भावनाएं, संदर्भों, अर्थों के जाल को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, लंबे समय तक क्वालिटेटिव डेटा को मैनुअल मेथड से ही एनालाइज करते रहे हैं हम लोग, लेकिन आज बेसिकली ये कंटेंट एनालिसिस है। अब तक जो हुआ है वो मैनुअल कंटेंट एनालिसिस हुआ है, मतलब उससे हम कोड्स जनरेट करना, उनके संबंधों को देखना। आजकल बहुत सारे कंप्यूटर पैकेजेज ऐसे हैं जो कि एटलस, एनवीवो वगैरह वगैरह, जो आपको इस कार्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। और आप एक लॉजिकल, तार्किक, विवेकपूर्ण तरीके से क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिसकी एक्सेप्टेंस भी शायद एकेडमिक कम्युनिटी में ज़्यादा ही होगी, क्योंकि उसमें एनालिसिस के तरीकों में आपकी सब्जेक्टिविटी या निजता का प्रभाव उतना नहीं होगा। क्वालिटेटिव मेथोलॉजी में हम कंटेंट एनालिसिस भी करते हैं, सेकेंडरी डेटा के एनालिसिस भी। और आजकल एक नई चीज चली है, डेटा नेटवर्क एनालिसिस। हमने एक पेपर लिखा था उस पर कि कोरोना किस तरह से स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। तो अब कोरोना के बारे में, कोरोना काल में सीधे आंकड़े एकत्रित करना तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम लोगों ने फिर जो पिछले कुछ समय में समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में कोरोना के बारे में जो छपा, उसको अपना क्वालिटेटिव आंकड़ा बनाया और उसका डीएनए मेथोडोलॉजी लगा के, प्रणाली लगा के या प्रविधि लगा के फिर उसका विश्लेषण किया और कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स या निष्कर्ष तक पहुंचे। तो ये सारी संभावना है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी। फिर रिसर्च रिपोर्ट बनानी, टाइटल होना चाहिए क्वालिटेटिव रिसर्च। ये चीज़ें वैसे काफ़ी कुछ समान है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में, कि एक टाइटल हो, एक एब्स्ट्रैक्ट हो, सारांश, कुछ कीवर्ड्स, आजकल सभी जर्नल्स कीवर्ड्स मांगते हैं, प्रस्तावना, फिर लिटरेचर रिव्यू या उपलब्ध सामग्री की समीक्षा, आलोचनात्मक समीक्षा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, आप किस कंसेप्चुअल फ्रेम, किस सैद्धांतिक तौर तरीकों से अपनी चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, प्रविधि और आपके निष्कर्ष, परिणाम, और उसके परिणाम स्वरूप आप स्टेट या राज्य को या पॉलिसी मेकर्स को या एकेडमिशियंस को, पढ़ने लिखने वाले किस ग्रुप्स को और एनजीओज को, सिविल सोसाइटी को क्या कह सकते हैं। इसमें क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच के बारे में बिल्कुल मौन रहें। ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच कहती है कि हम किसी थ्योरी को टेस्ट नहीं कर रहे, पॉजिटिविस्ट या तथ्यवादियों की तरह हम किसी सिद्धांत का परीक्षण नहीं कर रहे, हम आंकड़ों के आधार पर सिद्धांतों का जन्म दे रहे हैं। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, आप कैसे आंकड़ों से बात करते हैं, और आंकड़े आपको बताते हैं कि आंकड़े आपको किसी विशेष दिशा में लेकर जाते हैं। टॉकिंग टू डेटा, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, क्षेत्र में आंकड़ों के आधार पर ही तय होता है कि किसका और अध्ययन किया जाए, कितने और सैंपल सेलेक्ट किए जाएं और उनसे क्या क्या बातें निकाली जाएं। कांस्टेंट कंपैरिजन आंकड़े हैं और आपके अमूर्त प्रत्यय हैं, आपकी अवधारणाएं हैं। अवधारणाएं हमको, हमारा हाथ पकड़ के ले जाती हैं कि इस तरह के आंकड़ों को एकत्रित करो, और आंकड़े हमारी सहायता करते हैं नई अवधारणाओं के बनाने में। और ये काम निरंतर चलता रहता है जब तक कि हम एक किस्म की पूर्णता या सैचुरेशन को प्राप्त नहीं कर लेते। तो उसमें ग्लेसर स्ट्रॉस ने ओपन एक्सियल सेलेक्टिव कोडिंग की बात की, ये क्वालिटेटिव डेटा को कैसे कैटेगराइज किया जाए
उन फिर कैटेगरीज के अंतर संबंधों को कैसे देखा जाए, और अंत में सेलेक्टिव कोडिंग यानी कि सिद्धांतों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और इस सब के लिए हमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और डिफरेंट मेथड्स, फोकस ग्रुप, सेकेंडरी मटेरियल, इंटरनेट मटेरियल, इन सब चीज़ों को सम्मिलित करके निष्कर्षों तक पहुंचना है। ये उसकी एक बेसिक बुक है, द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। अगर आप क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज करना चाहते हैं तो इसको अवश्य पढ़ें। कॉर्बिन और स्ट्रॉस का, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये आर्टिकल अवश्य पढ़ें और इससे आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। जो जिन लोगों ने आगे चल के ग्राउंडेड थ्योरी में योगदान दिया, उनमें कैथी चार्माज का एक प्रमुख नाम है। उसने एक और वर्गीकरण किया ग्राउंडेड थ्योरी का कि एक तो ऑब्जेक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी और एक कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी। ऑब्जेक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी या वस्तुवादी ग्राउंडेड थ्योरी, ये एक ग्राउंडेड थ्योरी का वो पार्ट है जो कि पॉजिटिविस्टिक या तथ्यवादी परंपरा से प्रभावित है। और जो ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैं, ऐसे समाज वैज्ञानिक हैं कि जो एक किस्म से इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन, रचनावादी परंपरा से प्रभावित हैं, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं। तो इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन है, पॉजिटिविस्टिक ट्रेडिशन है, रचनावादी और वस्तुवादी। मुख्य रूप से जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं वो इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन में विश्वास करते हैं, और आप उनके लिए कह सकते हैं कि उनमें से अधिकांश रचनावादी ग्राउंडेड थ्योरीज हैं। अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी रिसर्च की तरह क्वालिटेटिव इंक्वायरी में भी कुछ नियम हैं, नैतिकता है, कुछ मर्यादाएं हैं, और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं विद्यार्थी के रूप में या संकाय सदस्य के रूप में, तो आपके इंस्टीट्यूट से इथिकल अप्रूवल लेना होता है रिसर्च से पहले, विशेषकर अगर आप मानव ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे काम करने के लिए आपको इथिकल अप्रूवल का अभिप्राय ये है कि जिन लोगों से आंकड़े एकत्रित करते हुए आप शोध कर रहे हैं, उनकी किसी प्रकार की हानि ना हो और उनकी सहमति से ही आप ऐसा काम कर रहे हैं। और इसी तरह से रिसर्च प्रोसेस में भी कुछ नैतिकता, कुछ मूल्यों, कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। ये अपने आप में एक पूरा विषय हो जाएगा लेक्चर का, तो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। पब्लिकेशंस में भी, कि अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति से सहयोग लिया है, किसी कुलीग से सहयोग लिया पेपर लिखने में या रिपोर्ट बनाने में, तो उसका नाम भी ऑथर में हो। इस तरह की बातें हैं। और आप डेटा को हुकअप या झूठे डेटा के आधार पे पेपर ना लिखें। तो पब्लिकेशंस, एडवोकेसी, रिसर्च प्रोसेस की अपनी मर्यादाएं हैं, उनका पालन करें। निष्कर्ष के तौर पर मैं कह सकता हूं कि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी वो मेथोडोलॉजी है, वो प्रविधि है जो निजवाचक है, आत्मवाचक है। इसमें रिसर्चर ये सीधे सीधे देख पाता है कि उसकी फाइंडिंग्स उसके अपने लेंसेज, उसके अपने विचारों से, उसके अपने संदर्भों से प्रभावित हैं, और क्या वो उसकी रिसर्च लोगों को किसी मुकाबले के लिए तैयार कर रही है कि कहीं भूकंप आ गए, कहीं महामारी फैली हुई है, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, कुछ अपंग हैं, कुछ और भांति भांति की समस्याओं से लोग ग्रसित हैं, तो उन्हें उन समस्याओं, उन रोगों से मुकाबला करने में क्या आप कुछ दे सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव रिसर्चर या पॉजिटिविस्ट को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी रिसर्च का उस तरह से सीधा कोई उपयोग सब्जेक्ट के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चर सोचता है कि क्या उसकी रिसर्च का कोई उपयोग
उसके सब्जेक्ट्स या उसके रेस्पोंडेंट्स या समुदाय या वर्ग या लिंग या अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, किसी समुदाय विशेष के लिए हो सकता है या नहीं। क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी इंटरप्रेटिव है, संदर्भ के अनुसार लोगों की कही हुई बातों का इंटरप्रिटेशन या उनकी व्याख्या इसमें सम्मिलित है। आलोचनात्मक है, जो प्राय है जो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी के यूज करने वाले हैं वो इस्टेब्लिश्ड असम्पशंस, जो स्थापित मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, जिनके कारण समाज में विषमताएं, दरिद्रता और अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। असमानता की बहुत बड़ी समस्या लगभग सभी जगह है, गरीबी की समस्या है, महिलाओं की समस्याएं हैं। तो उनके एग्जिस्टिंग थॉट्स, विचार, स्थापित मान्यताओं और विचारों के विरुद्ध एक किस्म का संघर्ष, ये भी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज करने वालों के चिंतन का हिस्सा हुआ करता है। और कि फाइंडिंग्स सहनिर्मित हैं, उसमें जितना हम फील्ड की सच्चाई को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उतना ही अपने आप को भी। और यहाँ चीज़ों को नापने की बजाय उनका वर्गीकरण शामिल है, कैटेगराइजेशन शामिल है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेजरमेंट, ये एक चीज़ है और तथ्यवादी उस दिशा में काम करते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी को यूज करने वाले हैं वो चीज़ों को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में रख सकते हैं कि जो साम्राज्यवादी देशों का परिप्रेक्ष्य है, उप साम्राज्यवादी देशों का परिप्रेक्ष्य है, मजदूरों का परिप्रेक्ष्य है, यूनियंस का परिप्रेक्ष्य है, या स्वैच्छिक संस्थाओं का परिप्रेक्ष्य है, समुदाय का, ग्रामीण समुदाय का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उनका अपना परिप्रेक्ष्य है, तो उसको निकाल कर लाया जाए। और जो बड़ी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विज्ञान के स्थान पर हम एक ऐसे निर्णयों, ऐसे निष्कर्षों की बात करते हैं जो किस हमारे समुदाय, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उस समुदाय के लिए उपयोगी हो, उनके संदर्भों में उसकी व्याख्या की जा सके और जो क्रिटिकल या आलोचनात्मक, समालोचनात्मक कार्य या राजनीति की भूमिका भी आप ले सकें। एक शब्द में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ये कह के कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो फ्रोनेटिक है। इसका भी अनुवाद करना मेरे लिए कठिन हो रहा है। मैं इसको ट्रेसी की पुस्तक से ऐसे का ऐसा ही पढ़ रहा हूँ। ये कोट किया है मैंने उसको, पेज 4 पे ट्रेसी की किताब से लिया है और ट्रेसी ने भी किसी और से ही लिया है। To clarify and deliberate about the problems and risks we face, and to outline how things may be done differently, in full knowledge that we cannot find multiple answers to these questions or even a single version of what the questions are. तो गुणात्मक प्रविधि प्रयोग करने वाले लोगों की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उनको स्पष्टता प्रदान करते हैं और उसमें इंटरवेंशन, वो कैसे वो समस्याएं दूर की जा सकती हैं, उनके कारण क्या हैं, किन परिस्थितियों संदर्भों में वो उत्पन्न हुई हैं और उनसे कैसे टक्कर ली जा सकती है, तो इसकी बात करते हैं। और लेकिन उनमें और लोगों में ये फर्क ये है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी में फर्क ये है कि जो क्वालिटेटिव अप्रोच प्रयोग करने वाले हैं वो ये मानते हैं कि समस्याओं को अनेकों प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। समस्याओं को देखने का एक ही तरीका नहीं है, या गरीबी को देखने का एक ही तरीका नहीं है, या बेरोजगारी को देखने का एक ही तरीका नहीं है, अनेक तरीके हैं। और वो अनेक तरीके क्या हैं और कैसे हम अनेक प्रकार से उन्हीं समस्याओं
का उपचार कर सकते हैं और इस दुनिया को बेहतर बनाने के अलग-अलग क्या-क्या ढंग हो सकते हैं और ये हम लोगों के दृष्टिकोण से निकाल कर लाते हैं। तो विभिन्न जातियों, संदर्भों, धर्मों, राष्ट्रों और ज्योग्राफिकल कंडीशंस और व्यवसाय में लगे हुए लोगों, उनके अलग-अलग क्या-क्या दृष्टिकोण। नहीं, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की एक प्रमुख देन है उस वैविध्य उस विविधता को दिखाना जो कि लोगों के सामाजिक संदर्भों के कारण उनके और उनके अपने स्वार्थों, उनके अपने वर्ग विभाजन, लिंग विभाजन आदि आदि की पृष्ठभूमि में अ, उनके अलग-अलग चिंतन बन गए हैं और कैसे उनकी समस्याओं को देखने और उनका उपचार करने के अलग-अलग ढंग हो सकते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी अंत में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ये कह के कि क्वालिटेटिव प्रविधि में हम अंकों के स्थान पर शब्दों से डील करते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। हम न केवल फील्ड पर रिफ्लेक्ट करते हैं, ये संसार के बारे में बात करते हैं, बल्कि उन संसार के बारे में बात करने के समय हमारी निजता उस बात को कैसे प्रभावित करती है, इसको भी देखते हैं। इसके अलावा हम ये भी प्रयत्न करते हैं कि हम अपनी रिसर्च के माध्यम से वो वातावरण तैयार कर सकें जिससे कि हमारे सब्जेक्ट्स या जिन लोगों का हम अध्ययन कर रहे हैं वो लोग अपनी समस्याओं का मुकाबला कर सकें और उनका अपने ढंग से अपनी परिस्थितियों में उपचार कर सकें। और ये तथ्यवाद की इस मान्यता को कि मानव व्यवहार के पीछे या समाज के संचालन के पीछे कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हैं या नियम हैं जिनको हम गणितीय सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, उनको नकारता है। ये सशक्तिकरण, अगर आप शोध को सशक्तिकरण के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं तो आपके लिए क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी क्वांटिटेटिव की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद। थैंक